हाँ तो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपका चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। तो जब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो फिर से वही बात करें जो हमने साइंस में स्टार्ट की थी। हाँ, जब हमने फिज़िक्स स्टार्ट की थी तब हमने बताया था साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं। तो वही एक बार हम फिर दोबारा ध्यान दे रहे हैं, वो कौन सी ब्रांचेस थी साइंस की। एक आपकी फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। तो जब हमने इन 3 चीज़ों की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, तो उसके बारे में हम इन 3 कैटेगरी में बात करने को ही साइंस कहेंगे, या इन 3 कैटेगरी में जानना, टू नो। किसी भी चीज़ के बारे में जानना, या तो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम जैसे मान लो मैं कहता हूँ किसी की इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी चीज़ की, तो मैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ उसकी कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, या मेटलॉइड है, ठीक है, या वो किसी चीज़ से रिएक्ट करता है तो क्यों करता है, ठीक है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आती है आपकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये वो चीज़ें हो गई कि अब कोई यही पूछ ले कि जो चीज़ है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। अच्छा, ये लिविंग है तो ये केमिकल फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर लिविंग चीज़ पे कोई अपना इम्पैक्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है। मेरी ज़्यादा ना बायो अच्छी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी पे, यानी कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर अपना असर दिखाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म पे उसका असर दिखाई देता है। तो वो चीज़ें उसकी बायोलॉजिकल चीज़ें हो गई, जो आप अजय सर से बात करना। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, उसमें से अब जिस कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री। तो अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो हम उस चीज़ की बात करते हैं जो हमारे लेसन नंबर 1 में डील की जानी है, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम सबसे पहले इस केमिस्ट्री से निकले हुए वर्ड केमिकल की बात करते हैं। ये केमिकल होता क्या है? तो हमने सीधी सादी भाषा में कहा, ये जो आपका यूनिवर्स है उसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक एनर्जी और दूसरी कैटेगरी है मैटर, ठीक है। तो मैंने यूनिवर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक है आपकी एनर्जी और दूसरा है आपका मैटर। अब मैंने आपसे पूछा भैया मैटर क्या है, तो आप वही कहोगे एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो भैया जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक बात, और जिसका खुद का अपना मास भी हो, तो वो चीज़ कहलाती है मैटर। अब मैटर को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फिजिकल कैटेगरी और केमिकल कैटेगरी। फिजिकल चीज़ें क्या क्या होती हैं ज़रा देखना। फिजिकली जब मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ तो पहली बात आती है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस की। देखना ज़रा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये किसी मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन है। जिसकी शेप फिक्स रहे, जिसका वॉल्यूम फिक्स रहे, वो है आपका सॉलिड, ठीक है। जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहे लेकिन शेप फिक्स ना हो, वो है लिक्विड। जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही वेरी करे, दोनों ही फिक्स ना हो, वो है गैस। ये मेरे ख्याल से ये सब बच्चे 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई खास ज़्यादा इस टॉपिक को एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उठा लेते हैं पॉइंट आपका प्लाज्मा और कोलाइडल स्टेट। प्लाज्मा आपने पहली बारी नाम सुना है, ये आयनिक स्टेट है मैटर की। मैटर अगर कोई भी मैटर अगर आयनिक स्टेट में स्टेबल रहता है
तो वो एक पहली बात तो ये सुन लो, स्टेबल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आयनिक स्टेट में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती। वो पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो जब अट्रैक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड या कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड आगे जाके कहेंगे। तो वो कह रहा है भैया लेकिन फिर भी अगर किसी एक्सट्रीम कंडीशन में कोई चीज़ प्लाज्मा बना रहता है तो उस फॉर्म को कोई भी चीज़ आयन ही बना रहता है तो उस फॉर्म को उसकी प्लाज्मा कहते हैं। सब्सटेंस प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म इज या इन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ही ऐसा हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, ऐसा हमें दिखाई कहाँ देता है, हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर में जिसका नाम है आइनोस्फेयर, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा हमें आइनोस्फेयर में दिखाई देता है। अच्छा यहाँ पर एक कैटेगरी, अच्छा ये भी हाँ लो, इस वाले को मैं दूसरे मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमें ध्यान रखनी है। एक है कोलाइडल स्टेट। अब आप कहोगे भैया कोलाइडल स्टेट क्या है, 9th क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। मैं बताता हूँ, अगर मैं किसी मिक्सचर की बात करूँ या सोल्यूशन की बात करूँ तो मेरे पास 3 तरीके की कैटेगरी आती हैं। एक ट्रू सोल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक इनके बीच का, वो है कोलॉइडल स्टेट। तो ट्रू सॉल्यूशन से जिसका साइज बड़ा हो, सस्पेंशन से जिसका साइज छोटा हो, वो कोलॉइडल स्टेट है। ट्रू सॉल्यूशन नहीं सेपरेट किया जा सकता किसी भी फिजिकल तरीके से। सस्पेंशन फिजिकली साफ किया जा सकता है सीव या आप जिसे बोलते हैं छन्नी की मदद से, छान कर इसे अलग किया जा सकता है। इसे छान कर अलग नहीं किया जा सकता, इसे छाना जा सकता है लेकिन एक मेम्ब्रेन से, उसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम आगे पूरा एक चैप्टर है उसमें समझेंगे। आप चाहो तो अब इसका सिर्फ एक साइज़ देख लो, 10 आर्मस्ट्रॉम से 2000 आर्मस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रॉम के बारे में मैंने आपको फिज़िक्स में यूनिट वाले चैप्टर में बताया था, 10⁻⁻10 मीटर। तो जिसका साइज़ ऐसा हो उसे कहते हैं कोलाइडल स्टेट। एक और कैटेगरी है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं किया, ये लो मैं बना देता हूँ। बोस आइंस्टीन, ठीक है। ये कैटेगरी भी हम ज़्यादा तो नहीं समझेंगे इसको, क्योंकि बोस आइंस्टीन मैटर जो है आपका 5वें मैटर के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। टिपिकली एक फॉर्म है जब हम कंडेंस करते हैं बोसोन्स गैस को, ठीक है। लिख देता हूं मैं आपके लिए, कंडेंस फॉर्म, जगह कम है, ऑफ बोसोन गैस, ठीक है। काम चलाना, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। कंडेंस फॉर्म ऑफ, इसलिए इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। थोड़ी ना जगह कम है, ये लो बीईसी के नाम से मशहूर है ये, ठीक है। अब ये तो हमारी फिजिकल स्टेट की क्लासिफिकेशन हो गई, इसको इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जब मैं केमिकल क्लासिफिकेशन करता हूँ तो मेरे पास 2 कैटेगरी आती है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब है जिसके कॉम्पोजिशन को मैं चेंज ना करूँ, जो फिक्स रहे, ठीक है। और मिक्सचर का मतलब है जिसके कॉम्पोजिशन को चेंज करने से कोई खास फर्क ना पड़े। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कार्बन डाइऑक्साइड का, देखना जरा,
ज़रा ध्यान देना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ CO2 की, जिसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर इनकी मास रेशो देखी जाए, क्या देखी जाए, मास रेशो, तो कार्बन 12 ग्राम का है और ऑक्सीजन जो है वो 16 दूनी 32 ग्राम का है। ऑक्सीजन का एक एटम 16 ग्राम का होता है, सॉरी, एक मोल ऑफ एटम। एक एटम और एक मोल एटम में क्या डिफरेंस है, हम आज मोल कंसेप्ट में सीख लेंगे। तो ऑक्सीजन का एक मोल एटम 16 ग्राम का होता है और कार्बन का एक मोल एटम 12 ग्राम का होता है। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, तो 12:32 की रेशो आ गई। अगर मैं यहाँ पर रेशो को बदल दूँ तो, यानी कि CO2 की जगह CO ले लूँ तो कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, रेशो चेंज हुई, बिल्कुल रेशो चेंज हो गई। तो कंपाउंड भी तो चेंज हो गया। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक जैसा रोल प्ले करते हैं? नहीं। क्या इनकी यूटिलिटी एक जैसी है? नहीं। क्या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब एक जैसे हैं? नहीं। बस मैं ये कह सकता हूँ दोनों के दोनों एक ही चीज़ के कॉम्पोजिशन है, दो सिमिलर चीज़ के कॉम्पोजिशन है, कार्बन और ऑक्सीजन के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, H2O। ज़रा H2O का कॉम्पोजिशन देखो और H2O2 का कॉम्पोजिशन देखो, दोनों H और O से मिलके बने हैं। ये हो गया आपका 2:16, ये हो गया 2:32। ठीक है, चलो, ये पीने के काम आता है, पानी सुना होगा, और H2O2 सफाई के काम आता है, क्लिनजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम है इसका। ठीक है, कपड़ा साफ करने के, कागज़ साफ करने के, इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें साफ करने के काम आता है आगे। ठीक है, अब बात आती है मिक्सचर की। इसमें कंपोजिशन का फिक्स होना ज़रूरी नहीं है। फिक्स कंपोजिशन होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक होमोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है, शायद इसका नाम सुना ही होगा आपने, शिकंजी। ठीक है, नींबू पानी बोले तो शिकंजी के अंदर आपने कहा भैया हमने पानी लिया, चीनी ली, नींबू लिया, नमक लिया, शिकंजी मसाला लिया, फलाना ठिकाना लिया और मिला दिया, तो बन गई आपकी शिकंजी। अब कोई कहे नहीं भैया मैंने तो 1 चम्मच चीनी डाली थी, दूसरे वाले ने 2 चम्मच चीनी डाली थी, तो रहेगी तो वो शिकंजी ही। हाँ, उसमें उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का जो भी उसमें आपने डाला है उसका टेस्ट या उसका जो भी इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन वो रहेगी शिकंजी ही। उसका जो भी काम है या पर्पस है वो वैसा ही रहेगा। उसके कॉम्पोजिशन को कम बढ़ती करने से उनका इम्पैक्ट या उनकी कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है, लेकिन उनका मतलब नहीं बदलता। ठीक है, अगर वो मिलने के बाद सारे के सारे एक ही फेज़ में आ जाएं तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर वो अलग अलग फेज़ में रहे तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं दोबारा ऊपर आ रहा हूँ। जब मैं केमिकल क्लासिफिकेशन करता हूँ तो 2 कैटेगरी मिलती है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। जब मैं प्योर सब्सटेंस की बात करता हूँ तो उनकी रेशियो फिक्स्ड रहती है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट तो बेटा अकेला ही होता है। ठीक है, इसको मैं आगे फर्दर सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकता, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड फर्दर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं एलिमेंट का। देखना, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह, यूरेनियम, जिंक। ठीक है, अब इनकी भी 3 कैटेगरी कर दी, मेटल जो इलेक्ट्रॉन छोड़े, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन ले, मेटलॉइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाए। एक बात सुन लो, ये एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं है, ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि ये इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं, और बहुत सारी बातें हैं इनकी। हाँ, लेकिन बेसिक सबसे ज़्यादा बात यही है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल है, और जो बांटता है वो मेटलॉइड है। लेकिन एक्सेप्शन चलता रहता है केमिस्ट्री में, तो परेशान मत होना। कंपाउंड मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए,
और एक दो दे देता हूँ। HNO3 एक कंपाउंड है, ठीक है। अब दो तीन और देखना बेटा, जैसे अब ये कंपाउंड जो होते हैं ये बनते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से इन फिक्स्ड रेशो बाय देयर मासेस। अच्छा, एलिमेंट ना लिख के आप इसको केमिकल स्पीशीज़ कह लो। वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और दो कंपाउंड भी हो सकते हैं। मैं बना के दिखाऊंगा आपको। अगर वो दोनों के दोनों आयन थे, अगर वो दोनों के दोनों आयन थे तो उन आयन्स के मिलने से जो बनेगा कंपाउंड वो होगा आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl, NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड, इसमें मिलने वाले एटम्स होते हैं, कंबाइंड होने वाले एटम होते हैं और बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये कुछ बातें करी हमने आपसे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, उसकी फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन कैसी है। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके की होती है, प्योर स्टेट और मिक्सचर, ठीक है। फिर हमने आपसे बात करी कि जो प्योर स्टेट है उसकी भी दो कैटेगरी है, एटम और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताने वाला था कुछ एलिमेंट्स, ज़रा देखना। देखो, ध्यान देंगे सारे बच्चे। एक तो ये क्या है, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब है जो अकेले रहते हो, वो स्टेबल स्टेट में है या नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो कंबाइंड होकर अपना कंपाउंड बना के स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट अकेले भी स्टेबल है, जैसे हीलियम, ठीक है, आपका नियॉन। अगर आपको ध्यान हो तो 18th ग्रुप नाम था इसका, 10th क्लास में बताया गया होगा, ठीक है। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोलते हैं हम इनको। तो जो एलिमेंट्स हैं ये आपको, हमने इसको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था, लेसन नंबर 10 में, और इसको हमने वही मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की फॉर्म में कैटेगराइज किया था। और वहाँ पे हमने इनके कुछ ग्रुप और पीरियड बनाए थे, इनकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझाएं। फिर उसके बाद वो कहता है कि भैया आजकल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 118, लेकिन अभी और एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। आगे चलते हैं। बारी आती है इसके बाद एलिमेंट्स की सबसे स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं। हमने उसका नाम रखा है एटम। क्या नाम रखा है? एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या है? एटम। चलो जी, ठीक है, ये पता चल गया। अब बारी आई कंपाउंड की। कंपाउंड, कंपाउंड क्या है? वही कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल स्पीशीज इन फिक्स्ड रेशियो। इस बात पे ध्यान रखना है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसकी रेशियो 1:1 है, ठीक है। CO2 1:2। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ अगर कोई दो आयन मिले तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। अगर कोई दो एलिमेंट्स मिले, एक कार्बन एलिमेंट है, दो सल्फर के एलिमेंट है, तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे।
ऐसा भी हो सकता है दो कंपाउंड ही मिले और फिर एक बड़ा कंपाउंड बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनता है, ना 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 ना, हम ये कहेंगे किन्हीं दो केमिकल स्पीशीज के मिलने से कंपाउंड बनता है। ठीक है, जो पीछे कैटेगरी करी थी ना उसको थोड़ा सा और बढ़ा लो। हमने बताया था एलिमेंट कंपाउंड के दो हिस्से बताए थे, यहाँ पर देखो आयनिक और कोवलेंट। एक और बता रहा हूँ, डेटिव। ठीक है, चलो। अच्छा, एलिमेंट बता दिया आपको, कंपाउंड बता दिया आपको, मिक्सचर भी वैसे बता दिया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, है ना। होमोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो एक ही फेज में आ जाए। ठीक है, इन सेम फेज। मैं एग्जांपल देता हूं इसका। अगर आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या उनका एक ही फेज होता है? हाँ, लिक्विड फेज हो जाता है दोनों का, और दोनों मिलने के बाद फिजिकली यानी कि किसी छन्नी से या किसी सीव से अलग नहीं किए जा सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये फिजिकली अलग किए जा सकते हैं इन डिफरेंट फेज, अलग फेज में ही रहते हैं, जैसे सैंड में पानी मिलाना। तो इनके फेज अलग अलग ही रहेंगे। मिट्टी आपको अलग दिखाई देगी, पानी आपको अलग दिखाई देगा। थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो थोड़ी देर छोड़ने के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, और जो नीचे मिट्टी बैठ गई वो सॉलिड फॉर्म है और पानी ऊपर का अलग रह गया। अच्छा, आगे देखते हैं। इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में किया गया है, मैटर और एनर्जी में। मैटर के दो टाइप्स होते हैं बता चुका हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस बता चुका हूँ सब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, इसको पढ़ना ज़रूर। ये लो, एक काम करो, इस वाले हिस्से को थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इसको देखो। समझा चुका हूँ वैसे, आगे चलते हैं। कंपाउंड आपको समझा चुका हूँ, मिक्सचर और उसके टाइप समझा चुका हूँ। आ जाओ, अब बारी आती है किस चीज़ की? यूनिट की। इसका मतलब समझते हो आप? यूनिट या इकाई क्या होता है? ये टॉपिक हमने फिजिक्स में पढ़ा था बेटा, फर्स्ट चैप्टर यही है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पे केमिस्ट्री में भी ये काम आता है, यूनिट। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं हम। मान लो कोई फिजिकल नंबर है 25 मीटर। तो मुझे पता चल जाता है ये मीटर यूनिट है, जो एक फिजिकल नंबर को, जो एक 25 एक नंबर को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो फिजिकल नंबर जिसके अंदर यूनिट भी हो और नंबर भी हो, एक बात। दूसरी बात, यूनिट क्या है? जो ये समझाए ये किस फिजिकल क्वांटिटी को समझा रहा है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को समझा रहा है, और वो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी लेंथ। अच्छा, अगर मैं लिखता 25 किलो तो आप समझ जाते ये किसको समझा रहा है? मास को। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर कोई आपसे टेक्निकल डेफिनेशन पूछे कि क्या होती है यूनिट, तो आप क्या कहोगे? अ सिंगल थिंग which is complete in itself। एक सिंगल चीज़ जो अपने आप में कंप्लीट है। जैसे आपने कहा भैया एक मार्कर,
तो वो कंप्लीट है। उसमें उसका आप कैप हटा दो तो वो एक यूनिट नहीं कहलाएगी। तो यूनिट की एक डेफिनेशन तो ये हुई, और एक यूनिट की डेफिनेशन निकलती है उसकी मेजरमेंट की फॉर्म में। वो क्या है? अ फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो दूसरी डेफिनेशन देखना इसकी, अ फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, चलो अब ये दोनों क्या है भैया? ये तो आपकी यूनिट है, केजी और मीटर तो आपकी यूनिट है, ये फिजिकल नंबर है मिलकर। और ये फिजिकल यूनिट है। बात समझ आई? तो यूनिट समझ में आ गया, यूनिट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स या यूनिट के कितने सिस्टम हैं? पहले मैं यहां कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूं। मास, मास से पहले लेंथ लिख लो। लेंथ, मास और टाइम। लेंथ इसकी यूनिट हो सकती है मीटर, मास की ग्राम, टाइम की सेकेंड, या हो सकती है सेंटीमीटर, किलोग्राम, यहां पे किलोग्राम आना था बेटा, ग्राम और सेकेंड, और या हो सकती है फुट, पाउंड और सेकेंड। बात को समझो, ये फुट, पाउंड, सेकेंड एक तरीके का सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड एक तरीके का सिस्टम है, और मीटर, किलोग्राम और सेकेंड भी एक तरीके का सिस्टम है। सिस्टम देखना, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस, ये आपके 3 सिस्टम हैं जो समझाते हैं लेंथ, मास, टाइम को। ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम आपकी सबसे बेसिक 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनको बढ़ाकर 7 कर दिया हमने एसआई यूनिट में। वो 7 हैं क्या? पहली लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, चौथी इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी टेम्परेचर, छठी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये बेटा जो मैंने पेज लिया है एनसीईआरटी से ही लिया है। तो सबसे पहले लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। इन सब की डेफिनेशन भी एनसीईआरटी ने समझा रखी है, उसको आप खुद एक बारी पढ़ लेना। ये लो, एक बार वीडियो रोक के इसको नोट कर लो। चलो अब एक बार इसको देख लो। ठीक है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा समझाने की नहीं है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 7 यूनिट देखी, इनका नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम। और जो पीछे 3 देखी वो थी एमकेएस, सीजीएस या एफपीएस। इनके बाद बारी आती है, यही बता रहे हैं, देखो ये फिर इस तरीके से दिखा दिया, ये चीज़ समझने की। ये क्या है? ये मैट्रिक्स है, मल्टीपल ऑफ 10। दस के गुणांक। तो अगर
खाली 10 है तो उसे हम कहते हैं डेका। अच्छा 1/10 है, देखना ज़रा, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये आपका 1/10 है, इसे बोलते हैं डेसी। 1/100 को सेंटी, ऐसी 1/1000 को मिली, 1/10 लाख या मिलियन को माइक्रो, बिलियन को 1/बिलियन को नैनो, 1000 बिलियन को पीको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो, याद ही करने पड़ेंगे, और कोई तो तरीका है नहीं। 10⁻² का मतलब है 100, हेक्टो। 10⁻³ का मतलब है 1000, किलो। 10⁻6 का मतलब है 1 के बाद 6 0 यानी कि 10 लाख। देख लेना कहीं गलत ना लगा दो है। मेगा, फिर गीगा, टेरा, पेटा, जेटा, एटा, योटा। याद रखना ये तीनों तो बहुत यूज़ होती है। मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। चलो ये वाली बातें भी समझ में आ गई। एक बार इसकी भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, समझ लो, फिर आगे चलते हैं। फिजिक्स में बेटा इस पे मैंने कई क्वेश्चन कराए थे। अब जो आपका अगला टॉपिक आता है वो है एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम और मॉलिक्यूल्स। तब तक के लिए